अब हम देखते हैं अमीर बनने का तरीका। ठीक है, अमीर कैसे बनेंगे? लेट्स से आपने आपने क्या प्लान बनाया कि लेट्स बाय सम गोल्ड, थोड़ा सा गोल्ड खरीदेंगे आज, राइट? तो हमने जो गोल्ड खरीदा वो कहाँ खरीदा? हमने गोल्ड खरीदा इक्वेटर पे। ठीक है, तो हमें पता है कि इक्वेटर पे अगर मैं एम मास गोल्ड खरीद रहा हूँ, ठीक है, मास तो सेम रहेगा, वेट बदलता है ना, तो अगर मैं इक्वेटर पे एम मास ऑफ गोल्ड खरीद रहा हूँ तो उसका वेट कम आएगा। क्लियर है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे कम है। तो आपने क्या किया, इक्वेटर पे गोल्ड खरीदा, आप उस गोल्ड को लेके चले गए पोल्स पे, राइट? आप यहाँ पे आए, आपके पास गोल्ड है, लेकिन वही गोल्ड जो आपने इक्वेटर पे खरीदा है, लेट्स से उसका वेट कुछ और था, इक्वेटर पे थोड़ा कम था, उसी गोल्ड को आप पोल पे जाके, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाके किसी को बेच दो, राइट? उसी रेट से भी बेचोगे अगर तुम, तो क्या होगा, आपका हो जाएगा फायदा। क्यों? क्योंकि पोल पे आपके उसी गोल्ड का वेट ज्यादा होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हो जाएगा ना, देखो वेट ज्यादा हो गया तो आप ज्यादा वेट बेच सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। नो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। वेलकम 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 वेलकम। चलिए, सो स्टार्ट करें फिर क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की क्लास में यूज होने वाला है, लास्ट क्लास से रिलेटेड है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, वो क्या है, हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर हो, राइट, एंड सॉलिड स्फीयर में अगर मैं डी डेप्थ पे किसी पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट को रखूं, राइट, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, ये देखो जो मैंने लिखा हुआ है नोट डी, कि उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ इनर स्फीयर की वजह से होता है। जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसकी वजह से कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, राइट? ये हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। साहिल ने मिस किया अगर लास्ट सेशन, तो यार रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी तुमने? यू गॉट 1 वीक ऑफ टाइम, है कि नहीं साहिल? आप रिकॉर्डिंग देख सकते थे, कोई नहीं, चलो आप ये वाला अभी बस कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर आपके पास कोई भी हॉलो शेल है, हॉलो शेल मतलब कोई भी ऐसा जिसमें बाहर सारा मास जो है वो सरफेस पे हो, हॉलो शेल के अंदर कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, किसी भी लोकेशन पे रखोगे, चाहे बीच में रखो, चाहे साइड में कहीं पे भी रखो, किसी भी लोकेशन पे रखो, नेट फोर्स जीरो रहेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है? अब आगे का आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेरिएशन। हॉलो मीन्स एम्प्टी, यस, हॉलो मतलब एम्प्टी होता है। तो बाउंड्री पे तो मास है ना, जैसे प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉल क्या है, एम्प्टी है अंदर से, हॉलो स्फेरिकल शेल है। परफेक्ट एग्जांपल, समझ गए? चलिए, अब देखिए, हमने अपने लास्ट क्लासेस में देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? जिसकी वैल्यू हमने निकालने की कोशिश की थी कि अगर ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे या सरफेस के पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वैल्यू, जो स्मॉल जी की वैल्यू आई थी, वो आई थी Gm/r स्क्वायर, राइट? एंड जब हमने अर्थ के मास और अर्थ का रेडियस यहाँ पे डाला था, ओके ओके स्कूल गाइडलाइंस की वजह से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो जब हमने यहाँ पे मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ डाला था, तो इस जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये आई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, या हम कह सकते हैं कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना क्लियर था आप लोगों को, राइट? तो आज हम ये देखने वाले हैं इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बदलती रहती है, कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे बदलती है। तो जब आप अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर चले जाओगे, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ या ना, आप मुझे बताते रहना, मुझे कमेंट करते रहना। जब आप अर्थ के सरफेस से काफ़ी दूर चले जाओगे, तो अर्थ के सेंटर से और आपके बीच का जो डिस्टेंस है, वो बढ़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो, राइट? एंड अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन भी कम होगा। कोई परेशानी इसमें? कितना कम होगा, वो निकालने की हम कोशिश करेंगे, राइट? फिर हम टॉपिक देखेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर लेट्स से टनल डक करके अंदर चले जाता है, अर्थ के सरफेस के नीचे चले जाता है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, राइट? तो वो हम देखेंगे कि कितनी कम होती है, ये चीजें हमें यहाँ पे अच्छे से पता करना पड़ेगा। ये दो चीजें क्लियर है, उनके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, राइट? और देखेंगे अर्थ की रोटेशन का भी इफेक्ट होता है वैल्यू ऑफ जी पे, राइट? तो कितना इफेक्ट होता है अर्थ की उसका अर्थ की रोटेशन का, वो देखने की भी हमें कोशिश करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ इररेगुलर शेप ऑफ अर्थ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, इररेगुलर शेप ऑफ अर्थ की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। उससे पहले ये चीज मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। देखिए, तो देखिए, आप लोगों सभी लोगों को पता है ऑब्वियसली कि अर्थ का जो शेप है वो आपको ग्लोब पे या अलग अलग जगह पे भले ही परफेक्ट स्फीयर बनाया जाता हो, लेकिन अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर।
right? Hello stabilized gamer, right? So earth is not a perfect sphere, that you already know. तो अर्थ का शेप जो है, शेप को कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये इक्वेटर पे जो इसका रेडियस है वो थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू पोल, राइट? और इस शेप को कहते हैं जियोइड, जीईओडी, इस शेप का नाम है जियोड। क्लियर है ये आप लोगों को? अब ये रेडियस एट इक्वेटर एंड रेडियस एट पोल में कितना डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली, एवरेज ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। रेडियस एट इक्वेटर माइनस रेडियस एट पोल इज अप्रोक्सीमेटली 21-22 किलोमीटर के रेंज में ये इन दोनों का डिफरेंस है। यस यस यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो साहिल आप, समझ गए? तो इसकी वजह से चेंजेस क्या होते हैं वो जरा आप यहाँ पे देख लो, ठीक है? चेंजेस क्या होंगे देखिए, हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला था वो था स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, m इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है? तो अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालूं पोल्स पे, मैं आपको अमीर बनने का बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल रातों रात अमीर हो जाओगे, ठीक है? अभी तरीका सुन लेना, उससे पहले आप यहाँ पे देखो, राइट? ये देखिए, तो सपोज करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने लिखा g एट इक्वेटर इज इक्वल टू gm बाई रेडियस एट इक्वेटर का स्क्वायर। चलेगा? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक? अगर आप इसी तरीके से, इसी फॉर्मूला से पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? अरे जल्दी बता रहा हूँ, वेट करो, देखो। तो पोल पे रेडियस कितना है? आरपी, राइट? तो यहां पे आप लिखोगे फॉर्मूला जी एम बाई रेडियस की जगह क्या होगा? रेडियस एट पोल का स्क्वायर। कोई परेशानी यहाँ पे? ये दोनों फॉर्मूलाज आपको समझ आ गए कैसे लिखा हमने? अब आप एक बात देख के बताओ कि रेडियस एट इक्वेटर बड़ा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा? कौन सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बड़ी होनी चाहिए, इक्वेटर पे या पोल पे? जल्दी से बताइए। रेडियस कहां पे ज्यादा है? रेडियस ज्यादा है इक्वेटर पे, मतलब ये वाला जो टर्म है, जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, वो ज्यादा है, राइट? इसका मतलब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा एंड पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, राइट? चलो ये आप समझ गए। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का, राधिका अभी मैं आपका कमेंट देखता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा कर लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? तो लेट्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो मास से, तो ये हो जाएगा m इनटू g एट पोल्स इज ग्रेटर देन m इनटू g एट इक्वेटर। और m इनटू g क्या होता है? वेट होता है। तो मैं बोल सकता हूं दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर। कोई परेशानी यहाँ पे? इस स्टेटमेंट में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी? चलिए अब हम देखते हैं अमीर बनने का तरीका, ठीक है? अमीर कैसे बनेंगे? लेट्स से आपने आपने क्या प्लान बनाया कि लेट्स बाय सम गोल्ड, थोड़ा सा गोल्ड खरीदेंगे आज, राइट? तो हमने जो गोल्ड खरीदा वो कहाँ खरीदा? हमने गोल्ड खरीदा इक्वेटर पे, ठीक है? तो हमें पता है कि इक्वेटर पे अगर मैं m मास गोल्ड खरीद रहा हूं, ठीक है? मास तो सेम रहेगा, वेट बदलता है ना। तो अगर मैं इक्वेटर पे m मास ऑफ गोल्ड खरीद रहा हूं तो उसका वेट कम आएगा। क्लियर है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे कम है। तो आपने क्या किया? इक्वेटर पे गोल्ड खरीदा, आप उस गोल्ड को लेके चले गए पोल्स पे, राइट? आप यहाँ पे आए, आपके पास गोल्ड है, लेकिन वही गोल्ड जो आपने इक्वेटर पे खरीदा है, लेट्स से उसका वेट कुछ और था, इक्वेटर पे थोड़ा कम था, उसी गोल्ड को आप पोल पे जाके, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाके किसी को बेच दो, राइट? उसी रेट से भी बेचोगे अगर तुम, तो क्या होगा? आपका हो जाएगा फायदा। क्यों? क्योंकि पोल पे आपके उसी गोल्ड का वेट ज्यादा होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हो जाएगा ना, देखो वेट ज्यादा हो गया तो आप ज्यादा वेट बेच सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। नो ये वाला समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट? ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ में किसी को कोई परेशानी है तो जल्दी से बताओ। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नो सर, ओके कूल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यू टू हाइट और एल्टीट्यूड, राइट? हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस आएगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे, राइट? सो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है एकदम गोल गोल, यहाँ पे हमने इसको अर्थ को स्फीयर माना है, राइट? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखिए क्या होगा। सो मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे था, राइट? तो इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था? स्मॉल जी। सरफेस ऑफ अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है स्मॉल जी, राइट? ये आपका ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से वो है इक्वल टू आर। मान लीजिए कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे खैर मैटर नहीं करता। तो आप यहाँ पे सरफेस पे लिख सकते हो दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये तो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, राइट? तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो कितनी होती है? वो होती है gm/r²। मान लो अब हम कहां चले गए, हम अर्थ से h एल्टीट्यूड ऊपर या h हाइट ऊपर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां पे जाके हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया है, राइट? तो ये डिस्टेंस मान लो अर्थ के सरफेस से जो है ये है स्मॉल h, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस पहले से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर तो होगा ही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट h पे रखा हुआ है तो उसके लिए जब आप एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डालोगे तो क्या होगा? देखो क्या होगा, स्मॉल g को अब आप स्मॉल जी नहीं बोलोगे, लेट्स से इस हाइट पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है? जी डैश है। क्योंकि स्मॉल जी आप तभी यूज करते हो जब आपका ऑब्जेक्ट, स्मॉल जी का मतलब क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस और नियर द सरफेस। तो आप कभी भी किसी और हाइट की जब आप बात कर रहे हो या किसी डेप्थ की बात कर रहे हो तो आप स्मॉल जी नहीं जी डैश यूज करोगे, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस हाइट इज जी डैश। तो जी डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब ये आर क्या है? देखिए ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्टेंस है ये? आर प्लस एच है ये। किसी को कोई परेशानी हो रही है यहां तक? ये हो गया हमारा जी डैश की वैल्यू। स्कूल में बैठकर मेरी क्लास, अरे बढ़िया है, स्कूल में बैठ के बाकी बच्चों को भी मेरी क्लास दिखा दो, राइट? सबको लिंक शेयर कर देना बाद में। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई ना? अगर यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, जीएम डिवाइडेड बाई, यहां पे मैं आर कॉमन ले रहा हूं। अगर मैंने आर कॉमन लिया तो देखिए क्या होगा, 1 + h/r, और इस पूरे का यहाँ पे आएगा स्क्वायर। अभी तक किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। ये मेरा वीडियो नहीं रुका हुआ है, मुझे लग रहा था रुक गया। चलेगा इतना? किसी को कोई इशू नहीं हो रहा है? अब देखिए इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, जी डैश इज इक्वल टू, देखिए ये जीएम है, ये जो आर ब्रैकेट के अंदर था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं बाहर निकाल के आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, और अंदर जो बचा हुआ है वो लिख रहा हूँ मैं 1 + h/r की पावर 2। अभी तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, राइट? इसी को मैं और आगे कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए gm/r स्क्वायर, और ये पावर नीचे स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो पावर विल बिकम नेगेटिव, पता है आप लोगों को? तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 1 + h/r की पावर -2। जल्दी से बताइए, मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जी डैश इज इक्वल टू gm/r स्क्वायर इंटू 1 + h/r की पावर -2। समझ आ गया यहाँ तक? अब देखिए, अब आपको पता है कि gm/r स्क्वायर क्या होता है? gm/r स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, यही तो स्मॉल जी है, राइट? अब यहाँ पे देखिए ये gm/r स्क्वायर को मैं स्मॉल जी लिख सकता हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 + h/r की पावर -2। एक तो आपके पास ये इक्वेशन है, राइट? अब ये इक्वेशन आप कहां कहां कैसे कैसे यूज करोगे? जैसे मान लो आपको बोला जाए कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है? मतलब मान लो ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है। अरे अरे लेंदी इक्वेशन है, आई नो, लेकिन यूज करना मुश्किल नहीं है यार। आप देखो तो डेरिवेशन भी मुश्किल नहीं था, यूज करना भी मुश्किल नहीं है। जैसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस के मान लो बराबर है, और आपको इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने का देखिए ये तरीका है, बस आपको h की जगह क्या पुट करना है? h की जगह आपको r पुट करना है कि नहीं? तो h की जगह r पुट करो, देखिए क्या हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g, h की जगह r पुट करोगे तो ये 1 + r/r हो जाएगा, राइट? की पावर -2, r/r तो 1 हो जाता है मेरा, तो ये हो गया 2 की पावर -2, राइट? मतलब g/4। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इक्वल टू रेडियस कितना है? g/4 है। तो क्या आपको अप्लाई करने में मुश्किल होगी? अप्लाई करने में तो मुश्किल नहीं हो रही है ना? जल्दी से बताइए, इतना मुश्किल भी नहीं है यार, आप लोग अभी से ही डर गए। इसमें क्या है, 1 + h/r की पावर -2, सीधा ऐसे याद करो, मेरे साथ याद करो, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 + h/r की पावर -2। 2-3 बार आप लोग खुद से लिखोगे, आपको याद हो जाएगा, राइट? और अगर आपको नहीं याद होता है तो देखो 2 लाइन का तो डेरिवेशन है, और डेरिवेशन में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। समझ गए ना डेरिवेशन? बस r की जगह r + h लिखना है आपको, राइट? r + h लिखोगे, r कॉमन लोगे, बाहर निकालोगे, gm/r स्क्वायर को स्मॉल g लिखोगे, बाकी तो वैसे का वैसा इक्वेशन है ही आपका, कुछ भी चेंज नहीं किया अभी तक हमने। समझ आया कि नहीं आया? प्लीज कमेंट करो और बताओ, ठीक है भाई? तो एक तो ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, याद करना पड़ेगा। जी की यूनिट क्या थी सर? कैपिटल जी की यूनिट। देखो आप जब भी किसी चीज की यूनिट भूल जाओ ना, तो आप कैसे याद करोगे? आप यहाँ पे देख लीजिए, आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू जी m1m2/r², तो कैपिटल जी हो गया आपका Fr² m1m2, राइट? अब यूनिट्स डालो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, रेडियस की यूनिट मीटर, तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई m1 m2 की यूनिट kg,
एंड kg स्क्वायर का पावर -2 बस आ गया, ये आपकी यूनिट हो गई, राइट? यस, D4DJ हेलो, वेलकम टू माय क्लास। समझ गए ना सारी चीजें? तो ये फॉर्मूला है। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है, एक और फॉर्मूला है, जैसे जब आप बुक्स में सर्च करोगे कि ड्यू टू एल्टीट्यूड तो वेरिएशन क्या होता है, तो आपको दो फॉर्मूलाज मिलते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला मिलता है जिसमें होता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। एक ये फॉर्मूला भी होता है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया? ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला हमारा कहां से आता है। ठीक है, चलिए। तो ये मैथ्स का थोड़ा सा है, आप यहाँ पे ध्यान देना जरा एक बार, राइट? तो हमारा जो फॉर्मूला आया है वो ये है, एक बार मैं इसको इरेज करके अच्छे से बताता हूँ आपको कि वो फॉर्मूला हमारा कहां से आता है, राइट? सो ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर एट अ हाइट h, जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश का फॉर्मूला निकाला है वो है जी डैश इज इक्वल टू जी, क्या था, 1 + h/r⁻², राइट? अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम जो हाइट ये ले रहे हैं, जिस हाइट की हम बात कर रहे हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, लेट्स से कि वो जो हाइट है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इफ दिस हाइट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, है कि नहीं? अगर ये हाइट, साहिल किधर जा रहे हो? ठीक है, सो इफ दिस हाइट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, देन ये h/r की जो वैल्यू है ये बहुत छोटी होगी 1 से, है कि नहीं? ये h/r की वैल्यू जो है बहुत छोटी हो जाएगी 1 से। तो इस केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है जो आप याद रखना। फिलहाल के लिए आप रट लो, जब आप 11th क्लास में आओगे तो आप देखोगे, फिलहाल आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि देखिए अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो 1 + x⁴n, राइट? और अगर x बहुत छोटा हो 1 से, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है ये अप्रोक्सीमेट हो जाता है 1 + n टाइम्स x के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 1.0001 की पावर 200 की। बहुत मुश्किल है निकालना, राइट? गलती से सेंड हो गया था, कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल है निकालना ये, राइट? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 + 0.0001 की पावर 200, तो आप देखिए ये वाला फॉर्मेट आ गया, 1 + x⁴n, है कि नहीं? और यहाँ पे जो x है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है वो सिंपली आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ये जो पावर है ना 200, इस 200 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे देखो ये पावर n थी, n को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पावर अगर नेगेटिव होती तो भी ये यहाँ पे नेगेटिव पावर के साथ आता, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी देखिए 1 + 0.0001 इंटू 200। अब कैलकुलेटर अगर आपके पास है अभी फिलहाल, नहीं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप वेरीफाई करके देखना कि ये जो यहाँ पे आंसर आ रहा है ना, कितना आ रहा है देखिए, 200 से आपके यहाँ पे 2 जीरो चले जाएंगे, राइट? तो ये आएगा 1.02, है ना? तो आप वेरीफाई करके देखना इफ यू आर हैविंग अ कैलकुलेटर, और बाद में वेरीफाई करना कि 1 + 1.0001 की पावर 200 की वैल्यू इतनी आती है कि नहीं आती है, राइट? सो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है जो कि आपको याद रखना है ना? सेम यही बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप यहाँ पे भी यूज करते हैं, एंड आपको बुक्स में ये फॉर्मूला भी देखने को मिलता है क्या, कि देखिए g डैश इज इक्वल टू g 1 + h/r की पावर -2 यहाँ पे है, राइट? और अगर हाइट बहुत कम होगा रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, उस केस में ये जो h/r वाला टर्म है ये 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, g डैश इज इक्वल टू g, ये तो ऐसे ही, ये पावर जो -2 है ये आगे आ जाता है h/r से मल्टीप्लाई में, सो 1 - 2h/r। एक फॉर्मूला आपके सामने ये आता है, लेकिन ध्यान रखना है ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका जो हाइट गिवन है क्वेश्चन में वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा हो, कंपैरिजन में ना हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं करेंगे। जो हमारा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका क्योंकि ये वीडियो में रहेगा, राइट? पीपीटी से तो गायब होने वाला है। तो ये देख लीजिए, तो एक तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, नो अप्रोक्सीमेशन, राइट? ये आपको हमेशा एक्यूरेट आंसर देगा, ठीक है? और जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था जिसमें ये -2 आगे आ गया था, 1 - 2h/r, वो फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब आपकी हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो। ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, ये भी आप जरा ध्यान से देख लो डेप्थ के साथ क्या सीन होगा। यहाँ पे भी एक अप्रोक्सीमेशन किया गया है कि वी आर अप्रोक्सीमेटिंग, हम लोग ये अप्रोक्स मान रहे हैं कि अर्थ जो है एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसकी डेंसिटी हर जगह सेम है, एंड लेट्स से अर्थ की डेंसिटी मान ली हमने रो। यू हैव अ बिग डाउट इन दिस चैप्टर साहिल, कौन सा वो डाउट है मुझे बता दो, ठीक है? एंड आई गेस 9th के एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हुए हैं, राइट? कि कितना चेंज होगा, ये फॉर्मुलाज नहीं गिवन है, दैट आई नो। एसकेआर टॉपिक कौन सा है भाई, जरा मुझे यहाँ पे बताना एसकेआर क्या है। अब ड्यू टू डेप्थ का वेरिएशन भी देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
राइट। तो मान लो इस केस में क्या हो रहा है, हमने जो अपना ऑब्जेक्ट रखा है वो यहां रखा है, विच इज एट अ डेप्थ डी, एट अ डेप्थ डी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। सर इसी टॉपिक से, डेप्थ वाले टॉपिक से, डेप्थ वाला टॉपिक देखो, मैं समझा तो रहा हूं, देख लो, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एट अ डेप्थ डी रखा हुआ है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, राइट। अगर अर्थ का रेडियस कैपिटल आर था, तो अब जो इसका डिस्टेंस हो गया है सेंटर से, वो कितना हो गया, आर माइनस डी। कोई परेशानी नहीं अभी तक, राइट। एंड ध्यान दिया होगा आपने, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, राइट, जो कि किसी डेप्थ पे रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस इनर स्फीयर जो मैं डॉट करके बना रहा हूं, राइट, ये जो डॉटेड इनर स्फीयर है, सिर्फ इसकी वजह से लगेगा। बाहर वाले स्फीयर की वजह से, जो बाहर वाला पोर्शन है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला पोर्शन, वो इसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दैट पोर्शन इज जीरो। ये क्लियर हुआ साहिल? अब ये क्यों जीरो होता है एक बार लास्ट क्लास में देख लेना, बड़ा है ये भी, क्योंकि तो ये बताऊंगा तो आज इसका डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैं बस यहाँ पे ये लिख देता हूं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस, ये क्यों नहीं राइट हो रहा है यहाँ पे? सर यू सेड F is inversely proportional to R, then when we go inside R decreases, so according to formula F will increase, but teachers say that it will decrease. टीचर्स नहीं, ये मैं बता रहा हूँ यार, देखो, F is directly inversely proportional to R square, तुमने एकदम सही बोला, राइट। लेकिन तुम कब बोल रहे हो? देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है Gmm/R², है कि नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने, तुम्हारा डाउट एकदम वैलिड है। लेकिन सुनो, आप अगर बोल रहे हो कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ये सारी चीजें आप कांस्टेंट मान रहे हो ना, कि मास ऑफ अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बदलना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो आप बोलोगे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हो, ये सारी चीजें ना बदले, तो ऑब्वियसली देखिए कैपिटल G और स्मॉल m तो नहीं बदल रहा, राइट। लेकिन इस केस में जब आप किसी डेप्थ पे जाते हो, है ना, जब आप डेप्थ डी पे जाते हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी डेप्थ डी पे जाने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है ना, वो कौन लगा रहा है? वो पूरा एम मास ऑफ अर्थ नहीं लगा रहा है, सिर्फ जो इनर पोर्शन मैंने शेड किया है ना, सिर्फ वो ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो मास कैपिटल एम नहीं रहेगा। मान लो ये जो इनर पोर्शन का मास है वो एम डैश है, जो हम निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब जो आपका इसके ऊपर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, यहां पे मान लो जी डैश है, तो आप लिखोगे जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश बाई डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी, है ना, आर माइनस डी का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। एम की जगह एम डैश हो जाएगा, वेयर एम डैश इज द मास ऑफ द इनर पोर्शन। समझ रहे हो? वो जो ऑब्जेक्ट यहां रखा है उसके नीचे, उसके अंदर जो इमेजिनरी स्फीयर है, उसका मास एम डैश है, सिर्फ वही उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये समझ आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पे वही नोट भी लिखने वाला था, यहाँ पे एक दो मैं नोट लिख देता हूँ। इतना समझ आया कि नहीं आया यार साहिल? जल्दी से मुझे बताना, आपका डाउट एकदम सही है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, मास जो है वो मास ऑफ अर्थ पूरा काम नहीं करता है, अर्थ का मास भी कम हो जाता है, सिर्फ इनर वाला जो मास है वही इसको अट्रैक्ट करेगा। मास नहीं बदल रहा है, देखिए अर्थ, साहिल साहिल सुनिए, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, मैं उसका यूज भी करने वाला हूँ। ये देखो क्या दिया है मैंने, सेम यही चीज मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, आप एब्सेंट थे, और आज भी हम इसका यूज करने वाले हैं। कि अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, राइट, और उस सॉलिड स्फीयर का मास कैपिटल एम है, लेट्स से, अर्थ का केस भी यही है, सॉलिड स्फीयर वाला, और अगर मैंने सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी डेप्थ पे, डी डेप्थ पे एक बॉडी रख दी है, तो उसको हम इस 2 और 3 की मदद से कंबाइन करके समझ सकते हैं, राइट। तो यहां पे देखिए, अब ये आर माइनस डी रेडियस का जो हमारा अर्थ का पोर्शन है वो ऐसे है, राइट, और बचा हुआ जो पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, वो मैंने बाहर बनाया, राइट। तो इस पे ये जो मास एम है, इस पे जो फोर्स लगता है, वो सिर्फ ये अंदर वाला पोर्शन जो है ना, सिर्फ ये लगाता है, और इसका मास ऑब्वियसली मास ऑफ अर्थ से कम होगा ना, ये तो अंदर वाला पोर्शन है। अरे नहीं, मास ऑफ अर्थ नहीं बदल रहा है लड़के, साहिल, मास ऑफ अर्थ तो कैपिटल एम ही रहेगा, लेकिन जो इफेक्ट रहेगा वो पूरे अर्थ के मास का नहीं रहेगा, केवल अर्थ का वो वाला पोर्शन जो इस मास के अंदर है, इस मास के नीचे है, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है ना, इसके नीचे वाला ये वाला एरिया देखो जो मैं गोल बना रहा हूँ, ये ग्रीन वाला जो एरिया है, सिर्फ यही अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। बाहर जो जितना भी पोर्शन रह गया ना, इसके बाहर, वो अर्थ का पोर्शन इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगाता है। अब ये क्यों फोर्स नहीं लगाता है, वो आप लास्ट क्लास वीडियो देखना, मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है ना। इनर पोर्शन सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो, सिर्फ इनर पोर्शन ही वहां पे इसको फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनर पोर्शन का मास लेना है, और इनर पोर्शन का मास ऑब्वियसली कम होगा, है ना। तो यही रीजन है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है, क्योंकि इनर पोर्शन का मास कम होता है। समझ रहे हो? अब इनर पोर्शन का मास हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एम डैश की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। यस, एम की जगह एम डैश हो जाएगा। रेडियस भी देखो यहाँ पे कम हो रहा है, रेडियस की जगह आर माइनस डी हो गया है, आर की जगह
और m की जगह m डैश हो गया। तो हमें ये बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है एंड देन यहाँ पे हमें इक्वेशन निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो m डैश क्या है? m डैश इज द मास ऑफ इनर स्फीयर। ठीक है, तो ये निकालने की हम जरा यहाँ पे कोशिश करते हैं। इतना क्लियर हो गया? और m क्या है? मान लो कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए कूल, साहिल को ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। चलिए अब इन दोनों में रिलेशन जरा निकालते हैं यार। मास ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे? तो हमें अज्यूम करना है कि अर्थ जो है ये अप्रोक्सीमेशन पे ही चलता है। हमें ये अप्रोक्सीमेट करना है कि अर्थ का जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। मतलब ऐसे तो अर्थ का जैसे कोर में ज्यादा थोड़ा डेंस रहेगा वो, राइट, लेकिन इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम अप्रोक्सीमेट ये करेंगे कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है एंड लेट्स से द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो। ठीक, तो अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा मास है कि नहीं? जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा मास। तो मैं बोल सकता हूं कि इफ v डैश इज द वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर, right, and v is the volume of the total sphere, then v dash by v will be equal to m dash by m, where m dash is the mass of the inner sphere, m is the mass of total earth। ठीक, अब यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे बस पुट कर दो। देखो वॉल्यूम डैश जो अंदर वाले स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब, यही होता है, राइट। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा m डैश बाई m के इक्वल। यहां से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, है कि नहीं? तो m डैश की वैल्यू हमें m के टर्म्स में मिल गई है, वो मैं लिख देता हूं। देखिए m डैश इज इक्वल टू कितना? तो r माइनस डी क्यूब बाई r क्यूब इंटू m। कोई परेशानी यहां तक? साहिल बताना मुझे, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब यही m डैश की वैल्यू आप क्या करोगे? इस फॉर्मूला में पुट करोगे। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला में ये m डैश की वैल्यू आपको पुट करके दिखाता हूं। देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। g डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है? देखिए आपके पास g डैश इज इक्वल टू g, m डैश की जगह देखो मैं ये वाला फॉर्मूला डालने वाला हूं यहाँ पे, राइट। तो हाँ सर, m डैश की जगह ये फॉर्मूला डाल रहा हूं। देखो ये क्या है? m डैश इज इक्वल टू m इंटू r माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये क्या डाला है मैंने? ये डाला मैंने m डैश, और पहले से r माइनस डी स्क्वायर है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो r माइनस डी स्क्वायर मैंने डाल दिया है यहाँ पे। अब देखिए जो चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं हम इसको, राइट। देखो तो ये क्या हो रहा है कैंसिल? देखिए ये r माइनस डी का स्क्वायर है तो ये इसके ये पावर को कैंसिल कर देगा, राइट। यू विल गेट जी एम r माइनस डी, और नीचे r क्यूब है ना, तो इस r क्यूब को ऐसे करते हैं कि यहाँ पे r स्क्वायर और इधर लिख देते हैं r। इसका रीजन है, क्या रीजन है? देखो ये जी एम बाई आर स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल रहा है, राइट। कहाँ डिफिकल्ट है यार? तुम मुझसे डाउट क्लियर करो सारे। ठीक है, ये जो dm बाई आर स्क्वायर है ये तो स्मॉल g एट सरफेस ऑफ अर्थ होता है, तो इसको मैंने स्मॉल g लिख दिया, राइट। बचा क्या? r माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, राइट। तो जब आप r बाई आर करोगे तो ये आ जाएगा 1, और जब d बाई आर करोगे तो इसको d बाई आर लिख दो। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए फॉर्मूला क्या है? g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d बाई आर। ये फॉर्मूला होता है d डेप्थ पे आप कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आया कि नहीं समझ आया? जल्दी से बताओ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ इक्वल टू हाफ द रेडियस, तो आप बस d की जगह r/2 डालो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, d की जगह r/2 डालो तो आपको हाफ द रेडियस मिडवे में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज आपको निकालना है कि अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो अर्थ के सेंटर पे अगर आप बात करोगे, लिफ्ट इज इन मोशन। अभी बताता हूं। अर्थ के सेंटर पे अगर आप बात करोगे तो अर्थ के सेंटर के सीन में क्या हो जाएगा? अर्थ के सेंटर पे आपका जो डेप्थ है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एट सेंटर ऑफ अर्थ, देखिए एट सेंटर ऑफ अर्थ डेप्थ विल बी इक्वल टू रेडियस, राइट। तो जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? जी 1 माइनस आर बाई आर, मतलब 1 माइनस 1 0, राइट। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यू शुड से दैट सर इट इज 0। समझ गए? और अगर आपसे पूछा जाए कि वेट कितना है ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो आप क्या कहोगे? सर इट इज 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है तो ऑब्वियसली भैया वेट भी 0 होगा। मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है भैया, चार्ज खत्म हो गया। ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से बताओ। लगा दिया चार्ज। चलिए ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे साहिल ने एक जरा क्वेश्चन पूछा है कि लिफ्ट में, मूविंग लिफ्ट में क्या होता है, राइट। चलो आप समझने की कोशिश करते हैं वेरिएशन ऑफ g बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट। सो मैं टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पे वेरिएशन ऑफ g
बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट। सो सी अभी तक जो हमने वेरिएशन ऑफ जी देखा था या जी की जो वैल्यू हमने देखी थी वो हमने देखी थी तो उस समय हमने अर्थ का रोटेशन अकाउंट में नहीं लिया था, राइट। सो अभी यहाँ पे रोटेशन को साथ में लेकर देखते हैं कि क्या इफेक्ट होने वाला है, राइट। सो लेट्स से कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पोजीशन पे रखा हुआ है, राइट। ये है हमारी अर्थ एंड अर्थ का रेडियस जो है वो है कैपिटल आर, राइट। सो मैं यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना लिया है, राइट। और मान लेते हैं कि ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस है और वो अपने एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, राइट। सो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा, राइट। ऐसा सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। ये पाथ मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि पाथ आप समझ गए हो। तो इस पाथ का रेडियस लेट्स से मैं यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क करता हूँ, ये जो पाथ का रेडियस है वो लेट्स से स्मॉल आर है, राइट। और हल्का सा मैं यहाँ पे सर्कल भी बना देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आए कि किस तरीके का सर्कुलर पाथ होगा, राइट। सो ये हमारा सर्कुलर पाथ था। तो सर्कुलर मोशन में होने की वजह से अगर आप अर्थ के फ्रेम में देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की डायरेक्शन में, राइट। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा तो हमें पता है वो होता है m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें ये पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये जो आर है वो स्मॉल आर है, हम अगर इसको कैपिटल आर के साथ रिलेट करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए ये जो हमारा एंगल है ये कहलाता है लैटिट्यूड, राइट। सो दिस एंगल थीटा हियर इज द लैटिट्यूड, राइट। सो इस लैटिट्यूड की वैल्यू पोल्स पे कितनी होगी, सो एट पोल्स हमें दिख रहा है कि ये जो लैटिट्यूड है वो हो जाएगा 0, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड एट इक्वेटर इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री, राइट। जब ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो आपका थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इस ट्राइंगल में देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा लिखूँ तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर दैट इज स्मॉल आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर, राइट। सो मैं स्मॉल आर की जगह लिख सकता हूँ कैपिटल आर इंटू साइन थीटा। सो ये तो हमारा हो गया रिलेशन जिसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, राइट। सो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा वो होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ m ओमेगा स्क्वायर एंड स्मॉल आर की जगह मैं लिख सकता हूँ कैपिटल आर इंटू साइन थीटा, राइट। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की या हम जब बात करते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वेट क्या है, वो फोर्स जिससे अर्थ अपने सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको लेट्स से कैपिटल ग्रीन, ये डार्क ग्रीन से यहाँ पे डिनोट करता हूँ। तो जो सेंटर की तरफ जो पुलिंग फोर्स था वो अगर ये रोटेट नहीं कर रही होती अर्थ तो वो जो एक्सेलरेशन होता है उस फोर्स की वजह से वो होता जी, राइट। लेकिन अब सर्कुलर मोशन में ये हो रहा है जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें बाहर की तरफ दिख रहा है जिसकी वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, राइट। अब देखो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा, देखो ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, देखो ये थीटा है तो ये एंगल थीटा, साइन कंपोनेंट इधर आ जाएगा, मतलब m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कंपोनेंट बाहर की डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं देखूँ नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, है ना, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर विच विल बी द इफेक्टिव वेट एम जी डैश, ये कितना होगा देखो, तो मास इंटू कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, अंदर की डायरेक्शन में आपका आ रहा है जी और बाहर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था फोर्स का वो था m ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिए टुवर्ड सेंटर एम जी माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो यहाँ से आप g डैश की वैल्यू देख सकते हैं, g कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हो गया देखिए, g डैश विल बी इक्वल टू m कैंसिल कर दिया हमने, तो ये हो गया g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी हो गई g डैश की वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा जिस तरीके से वैरी होगा उस तरीके से g डैश की वैल्यू भी चेंज होगी, राइट। सो आप देखिए कि रोटेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट थीटा की किस वैल्यू के लिए होगा, राइट। सो देखिए यहाँ पे आप इसको मैं ग्रीन कलर से या येलो कलर से ऑरेंज कलर से मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट कब होगा रोटेशन का, जब ये वाली वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, राइट। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी जो कि होती है 1,
राइट। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? 90 डिग्री पे, मतलब जब जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इक्वेटर पे, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जी एट इक्वेटर विल बी लेस देन जी एट पोल्स। क्यों? क्योंकि पोल्स पे आप देखो, जो ऑब्जेक्ट पोल पे होगा उसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला से अगर समझना चाहोगे तो आप देखोगे कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो उस केस में आप देखोगे कि जी एट पोल्स जो आएगा वो जी के इक्वल ही आएगा। इसका मतलब पोल्स पे रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरी तरीके से कैसे समझोगे कि भाई ये जो पार्टिकल है जो पोल पे रखा हुआ है उसका तो सर्कुलर पाथ कुछ है ही नहीं ना, वो तो किसी सर्कल में घूम ही नहीं रहा है, वो तो एक ही जगह पे है। तो इसीलिए हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये है क्रिप्टो जो पीछे से भौंक रहा है, बट आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो थैंक यू। ये होमवर्क है, इसका क्वेश्चन आप दीजिएगा, राइट। दिस इज होमवर्क। और ये मूविंग लिफ्ट वाला भी मैं जरा सिनेरियो आपको बता देता हूँ। ये होमवर्क आप लेना, ट्राई करना, राइट। ये पूरे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दोनों के आंसर्स आप यहाँ पे कमेंट में डाल दीजिएगा, आई विल चेक। ओके, चलिए अब जरा यहाँ पे लास्ट के 3 मिनट बचे हैं, लास्ट के 3 मिनट बचे हैं, तो मैं साहिल का भी थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ नई स्क्रीन पे, ठीक है। सो देखिए क्या है कि मान लीजिए एक पर्सन है, ये इफेक्टिव वेट वाला सीन है। ये एक्चुअली वेट कम नहीं होता है, इफेक्टिव वेट कम होता है। वो पर्सन जो है वो इस वेइंग मशीन पे ऊपर खड़ा है जो कि लिफ्ट के अंदर लगी हुई है ना। ये हमारे पास पर्सन है, इस पर्सन का मास जो है लेट्स से m है, ठीक है। 15-20 मिनट के बाद मैं लंच करके यहाँ पे कमेंट देख लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी देखो लेट्स से कि ये जो लिफ्ट है ये नीचे की डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ओके। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए है। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे वो मार्क करते हैं। तो देखो इस ऑब्जेक्ट mg नीचे लग रहा होगा, राइट। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये mg नीचे लग रहा होगा, वेट। और क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो सरफेस इस पे लगा रहा होगा ऊपर, वो लग रहा होगा, है कि नहीं। चलो तो ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं mg और n। मैं ग्राउंड फ्रेम से इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं। जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मतलब mg बड़ा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, तभी तो ये नीचे जा रहा है। आप क्या लिखोगे? नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। इस बॉडी का मास m है, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है? तो mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई परेशानी नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो कितना है? mg माइनस ma, या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे mg माइनस a। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब जो ये जो वेइंग मशीन है ना, वेइंग मशीन क्या रीडिंग देता है? वेइंग मशीन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की रीडिंग आपको दिखाता है, राइट। जैसे सपोज वेइंग मशीन यहाँ पर सड़क पे रखी हुई है, मतलब घर पे रखी हुई है, आप यहाँ खड़े हो, आपका मास m है, तो mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा। इस केस में n इज इक्वल टू mg होता है। तो इसलिए जो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो होती है mg के इक्वल, ठीक। लेकिन अगर ये लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, उस केस में देखिए नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ रहा है? mg माइनस a। लेट्स से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देता हूं, कितनी ले लूं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं। तो जो और इस बॉडी का मास ले लेता हूं लेट्स से 10 केजी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो रीड करेगा वो क्या करेगा? मास की जगह 10, g की जगह मैं 10 लेता हूं, a की जगह 2 लेता हूं, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन्स, है ना। और ये रीडिंग जो शो करेगा वो 8 केजी का शो करेगा, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 10 केजी। समझ आया कि नहीं आया? और अगर ये मान लो ये जो लिफ्ट है ये फ्री फॉल में होती, लिफ्ट का केबल टूट जाता फ्री फॉल में होती, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो ए है वो कितना हो जाता? फ्री फॉल में ए भी 10 हो जाता जी के बराबर। तो उस केस में क्या होता? फॉर फ्री फॉल ए इज इक्वल टू जी, राइट। एन इज इक्वल टू एम जी माइनस जी होता और ये हो जाता 0। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाता 0, है कि नहीं। और अगर नॉर्मल, अरे मैंने 10 लिया है, इसमें क्यों मेहनत करनी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्री फॉल के टाइम में 0 हो जाता, मतलब वेइंग मशीन जो वेट शो करती वो क्या शो करती? 0। इसी को कहते हैं वेटलेसनेस, समझ गए। अगर लिफ्ट फ्री फॉल में हो या ऐसे हो, जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द सरफेस 0 हो जाए, इसी को कहते हैं वेटलेसनेस, ठीक है। वेटलेसनेस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बताओ यार साहिल, ठीक है। सो आज का समय भी यहीं पे खत्म होता है आई गेस। लास्ट डाउट बताया तो जल्दी से बोलो यार साहिल, ठीक है। सो आज का हमारा ये सारे टॉपिक्स भी खत्म हो गए हैं। यही होता है यहाँ पे, हमने देखी क्या क्या देखा? वेरिएशन ड्यू टू शेप देख लिया, वेरिएशन ड्यू टू हाइट देख लिया, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं, राइट। सो चलिए साहिल जल्दी से डाउट बताओ, फिर मैं क्लास एंड करूंगा, दूसरी क्लास भी स्टार्ट होनी है, ठीक है। एंड जो होमवर्क दिया है मैंने, वो होमवर्क भी आप यहाँ पे सॉल्व करके रखिएगा, कमेंट्स में देख लूंगा थोड़ी देर में, राइट। सर क्वेश्चन देखकर कैसे पता करें कि जी की वैल्यू 10 है कि 9.8? वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के कैसे पता करें? आप यहाँ मल्टीपल्स में देखो, राइट। आपको मल्टीपल में जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप जब भी कोई अच्छा एग्जाम दोगे, राइट, ऐसे लोकल वोकल नहीं, जब कोई आप अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे तो उसमें क्वेश्चन में वैल्यू दी भी रहेगी
कि 9.8 लेना है 10, सपोज नहीं दिया हुआ है, राइट? अगर नहीं दिया हुआ है तो आप जनरली 10 लो, ठीक? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे हिंट्स रहते हैं, जैसे देखो जी की वैल्यू अगर 9.8 है, अगर आप 9.8 लोगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो हाइट दिया हुआ रहेगा वो 9.8 के कुछ मल्टीपल में दिया रहेगा, राइट? 9.8 का मल्टीपल जैसे क्या हो सकता है, 9.8 इंटू 2 कितना होता है? जैसे बहुत बार यार देखा है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, एक सेकंड में दिखाता हूँ। 9.8 का मल्टीपल जैसे 19.6, मान लो हाइट दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से हमने बॉल को ड्रॉप किया एंड बिल्डिंग की जो हाइट है वो लेट्स से 19.6 है, या 19.6 इंटू 2 लेट्स से 39.2 है, राइट? जब फ्रैक्शन में हाइट दिया हुआ हो ना, 10 के मल्टीपल में ना हो, तो आप जी की वैल्यू 9.8 लो, जब कट जाए अच्छे से, राइट? जैसे 19.6 है, आपको पता है ये 9.8 लोगे तो फायदा होगा, 10 में थोड़ी ना फायदा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप अपना फायदा देखो, और अगर आपको ये कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करोगे, मल्टीपल्स ही चेक करो, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है आप वैल्यू 10 लो, राइट? सॉल्व करो और सबसे नियरेस्ट आंसर मार्क कर दो, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है? सो चलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय। साहिल वीडियो शेयर कर देना, राधिका आप भी वीडियो शेयर कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फॉरवर्ड करते रहिए एंड लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। निराशाएं, मायूसी, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। बेबसी, बेचैनी, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा।